हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। देखो, परावैद्युत पदार्थ क्या? ऐसे पदार्थ जो धारा का चालन तो नहीं करते हैं, पर अगर इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखें तो यह विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अपन बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ, जो धारा का चलन नहीं करेंगे पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन। और जो पराविद्युत पदार्थ है उसके उदाहरण है अपने पास एबोनाइट। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट, कागज, अभ्रक, तेल आदि। जो ये परावैद्युत पदार्थ है, इन परावैद्युत पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन उनके परमाणु या अणु से बंधे हुए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए ये धारा का चालन नहीं करते हैं। जो अगर इन पदार्थों को अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, इनके जो अणु व परमाणु है वह व्यवस्थित होते हैं और इनका विद्युत क्षेत्र पर्याप्त प्रभावित होता है। ये अपन एग्जाम्पल से देखेंगे अभी। पर जो परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास, फर्स्ट है ध्रुवीय परावैद्युत और सेकंड है अध्रुवीय परावैद्युत। देखो, इसको अपन समझेंगे ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत। इसको एक टेबल बना के समझ लेते हैं अपन। यहाँ तो हो जाएगा ध्रुवीय परावैद्युत और यहाँ मान लो अध्रुवीय परावैद्युत। देखो, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है? जो ये ध्रुवीय परावैद्युत है, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे पदार्थ? ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो धनावेश और ऋण आवेश के वितरण का जो केंद्र है। देखो, कोई भी पदार्थ है उसमें परमाणु है, उसमें परमाणु है तो उसमें धनात्मक आवेश भी और ऋणात्मक आवेश भी है। तो जितना भी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश उसमें वितरित हो रहा है, तो पूरा वितरित तो हो ही रहा है, पर उनका क्या होगा, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक केंद्र होगा जहाँ पर वो पूरा का पूरा आवेश क्या होगा, केंद्रित होगा। जैसे 11th क्लास में अपने द्रव्यमान केंद्र पढ़ा था। कोई भी वस्तु है, वो वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, पर वो क्या होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। वैसे ही यहाँ पे जो पदार्थ है, पदार्थ परमाणुओं से मिलके बनते हैं और परमाणुओं में धनावेश भी होते हैं और ऋणावेश भी होते हैं। तो जो ये धनावेश वितरण का केंद्र है और ऋणावेश वितरण का केंद्र है वो परस्पर संपाती नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं। इसलिए इसके प्रत्येक अणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये कैसे बनेगा? देखो, अभी अपन बात कर रहे हैं जो अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया। ये अपने पास ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है और इनके जो परमाणु है इसके अंदर वो किस प्रकार से होंगे, वो इस प्रकार से, ये भी अव्यवस्थित है। ठीक, ये अव्यवस्थित है। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी यहाँ पर अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 है। तो जो ये इसके परमाणु और अणु है ये क्या है, ये अनियमित रूप से वितरित है। परंतु यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जैसे अपन, ये तो प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा, पर यहाँ पे अपन देखें कुल द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो देखो, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल, 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 ऐसे इधर भी हो जाएगा। तो ये जो संपूर्ण पदार्थ है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया तो इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0।
और जो ध्रुवीय पराविद्युत है इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण है HCl, H2O आदि। और जब इसमें अपन कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो सपोज करो ये है ध्रुवीय पराविद्युत, इसमें जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं है और विद्युत क्षेत्र की दिशा है अपने पास बाएं से दाईं ओर। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाएं से दाईं ओर है, मतलब अपन जानते हैं विद्युत बल रेखा कहाँ से कहाँ जाती है, प्लस से माइनस। तो इस साइड तो हो गया प्लस और इस साइड हो गया माइनस। तो जो ये पहले था, अब देखो जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये जो अणु द्विध्रुवीय सारे के सारे जो ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, इसका प्रत्येक अणु कैसे व्यवहार करता है, एक द्विध्रुव की भांति। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो इसके जो अणु द्विध्रुव है इस पर क्या होगा, इस पे अपने पास एक बलाघूर्ण कार्य करेगा। जैसे अभी ये है, अब जैसे इधर प्लस है इधर माइनस है, जैसे इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे ये प्लस माइनस की तरफ जाएगा और माइनस प्लस की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक बलाघूर्ण लगेगा और बलाघूर्ण रखने पर क्या होगा, लगने पर ये अपने पास इस तरह से घूमेंगे और किस दिशा में आ जाएंगे, सारे सारे संरेखित हो गए विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर जो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएंगे बलाघूर्ण लगने पर, तो ये अपने पास किस तरह से बन जाएंगे, ये से बन जाएंगे, ये से बन गए, ठीक। और ये माइनस इधर प्लस इधर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इधर ही बन जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखना, अब अगर प्लस माइनस को कैंसिल भी करें तो प्लस माइनस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस सपोज करो इस माइनस को कैंसिल करता है, क्योंकि ये माइनस तो क्या इस प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है ना, तो ये तो इधर जाएगा सही, और ये प्लस भी इस माइनस की तरफ आकर्षित हो रहा है तो इधर जाएगा। अब ये प्लस इसको माइनस को कैंसिल करे, ये प्लस इस माइनस को कैंसिल करे, कैंसिल करने के बाद भी अपने पास अंदर क्या बचेगा, अपने पास अंदर बच जाएगा ये चीज़। तो जो ये पराविद्युत पदार्थ है इसके एक साइड तो अपने पास क्या आ गया, एक सिरे पर पूरा माइनस और दूसरे सिरे पर पूरा प्लस। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर जो ये ध्रुवीय पराविद्युत है इसका अपने पास कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो ध्रुवीय पराविद्युत है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं। अपन बात करें अध्रुवीय पराविद्युत की, तो अध्रुवीय पराविद्युत में क्या होता है, इन पदार्थों में जो धन आवेश और ऋण आवेशों के वितरण का केंद्र है वो एक दूसरे के संपाती होते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर तो ये संपाती नहीं थे, अलग अलग थे, कुछ दूरी पर थे, तो प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा था। पर यहाँ पर दोनों के केंद्र संपाती होते हैं धनावेश और ऋणावेश के। तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो इसका जो अपने पास चित्र बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से, ठीक। इसको से बना लो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या है, एक समान। यहाँ पर अभी अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या कर रखा है, 0। पर अगर अपन इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, अब इसमें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, तो संपूर्ण पदार्थ का भी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का है 0। अब जब अपन इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, देखना ये विद्युत क्षेत्र अब 0 नहीं है और वही प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ इस दिशा में। अब देखो ये लगाने पर भी क्या होगा, इसमें जो ये धनात्मक है, ये धनात्मक तो क्या होगा, ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो इधर माइनस की तरफ आकर्षित होगा और ये वाला माइनस इसकी तरफ आकर्षित होगा और ये प्लस इस प्लस से प्रतिकर्षित होगा और ये माइनस इस माइनस से प्रतिकर्षित होगा। तो इसमें जो अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा, हो जाएगा इस प्रकार से। ये विस्थापित हो गए ना धनावेश और ऋणावेश, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अब देखना, अगर ये
ये माइनस तो इस प्लस की तरफ आकर्षित है और ये प्लस इस माइनस की तरफ आकर्षित है। अगर ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल भी कर दें तो भी इसमें एक सिरे पर तो ऋणावेश और एक सिरे पर धनावेश है। मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वो कुछ ना कुछ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, यह तो जब विद्युत क्षेत्र अपन ने आरोपित नहीं किया था तब इसका प्रत्येक अणु एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर रहा था, और जब इसमें विद्युत क्षेत्र अपन ने आरोपित नहीं किया था तो इसका प्रत्येक अणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं कर रहा। इसमें धनात्मक आवेश के वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश वितरण का केंद्र संपाती नहीं है। इसमें धनात्मक आवेश के वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश के वितरण का केंद्र संपाती है, परंतु जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में ही क्या है? शून्य है, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया। पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया तो दोनों में ही क्या है? दोनों में ही परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है। जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? H2O2 N2CO2। और देखो, कोई परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उसी को अपन बोलते हैं ध्रुवण। तो ध्रुवण क्या हो गया? परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता है ध्रुवण। नहीं देखना इसी में ही। देखना, ऐसे पदार्थ जिसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती हो तथा उसके अनुदेश हो, उसको बोलते हैं अपन रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ। नेक्स्ट देखो, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इसके एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं अपन ध्रुवण सदिश। और ध्रुवण सदिश को अपन प्रदर्शित करते हैं P से। तो रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या जाएगा? जो ये ध्रुवण सदिश है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, और जब भी समानुपाती हटता है तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है। यहाँ पर नियतांक आया काई, ये लगाया अपन ने नीचे ई लगाया किसके लिए? विद्युत के लिए। इसको बोलते हैं अपन काई है, और इसके आधार में क्या है? ई। इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ये विद्युत प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? विद्युत प्रवृत्ति दर्शाती है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर कितना ज़्यादा ध्रुवण हो रहा है। काई ई अपन देखेंगे तो क्या होगा? P/E, मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर कितना ज़्यादा ध्रुवण हो रहा है, वो दर्शाती है अपने पास विद्युत प्रवृत्ति।